फैले पर्दे पर हर तरह के किरदार करने वाले प्रचलित अभिनयकारों के प्रशंसक उन्हें जितना प्यार और सम्मान देते हैं, जितना ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, उतना ही किसी अभिनयकार या किसी प्रचलित व्यक्ति को लोग नीचे गिराने में भी पीछे नहीं रहते, बल्कि नीचे गिराने में तो लोगों को और ज़्यादा दिलचस्पी होती है। और इस वीडियो में हम जिस पर्सनालिटी की बात करने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी पर ये बातें सबसे ज़्यादा सटीक बैठती हैं। बात होगी मशहूर अदाकारा रेखा की ज़िंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं की। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। नाम कमाना चाहती हूँ, शोहरत चाहती हूँ, रुपए चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आज से लगभग 67 साल पहले साल 1954 के 10 अक्टूबर के दिन तमिलनाडु के मद्रास यानी चेन्नई में जन्मी भानुरेखा गणेशन का ना चाहते हुए भी एक्टिंग में आना इस वजह से लाजमी हो गया था क्योंकि उनकी माँ भी अभिनेत्री रही थी और पिता तो सुपरस्टार थे। लेकिन उन्हें ना ही बचपन में पिता का प्यार मिला और ना ही सहारा। दरअसल तमिल फिल्मों के किंग ऑफ रोमांस कहे जाने वाले रेखा के पिता जेमिनी गणेशन ने 3 शादियां की थी, पर रेखा की मां पुष्पावली के साथ रिलेशनशिप में रहने के बावजूद और रेखा की छोटी बहन राधा के जन्म होने के बावजूद भी जेमिनी गणेशन और पुष्पावली ने शादी नहीं की और ना ही रेखा और राधा की किसी प्रकार की जिम्मेदारी जेमिनी गणेशन ने निभाई। और इसी के चलते रेखा को बचपन में नाजायज़ औलाद होने का तमगा भी पिता की बदौलत मिला। हालांकि समझ संभालने के बाद रेखा ने लीगल एक्शन के जरिए दुनिया के सामने ये साबित किया कि वो नाजायज़ औलाद नहीं है, लेकिन तब तक वो बचपन बीत चुका था जो कि काफ़ी मुश्किलों भरा रहा। दरअसल रेखा की मां पुष्पावली एक्टिंग में उतरी ही थी घर की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए, लेकिन बतौर एक्ट्रेस उन्हें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। और इसी तरह फिर बचपन में ही रेखा को भी घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए न चाहते हुए भी एक्टिंग करनी पड़ी। रेखा की बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पहली फिल्म इंटी गुट्टू जब रिलीज़ हुई तब वे मात्र 3 साल की थी। इंटी गुट्टू एक तेलुगु फिल्म थी और रेखा की बतौर लीड एक्ट्रेस पहली फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 जब रिलीज़ हुई तब रेखा महज 14 साल की थी, जो कि एक कन्नड़ फिल्म थी। 1968 में जब रेखा की बतौर लीड एक्ट्रेस उस कन्नड़ फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो गई, तभी कुलजीत पाल नाम के एक बिजनेसमैन जेमिनी स्टूडियो में एक नए चेहरे की तलाश में पहुंचे। कुलजीत पाल को उनकी हिंदी फिल्म 2 अंजने के सेकंड फीमेल लीड रोल के लिए जिस चेहरे की तलाश थी वो चेहरा उन्होंने रेखा में पाया और माता पुष्पावली से आज्ञा लेकर रेखा का स्क्रीन टेस्ट लिया गया। स्क्रीन टेस्ट में रेखा से कुछ हिंदी डायलॉग बुलवाए गए और हिंदी भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान न होने के बावजूद 13 साल की रेखा ने उस वक्त इतने अच्छे से हिंदी डायलॉग बोले कि कुलजीत पाल ने रेखा के लिए रेखा की मां पुष्पावली से 4 हिंदी फिल्मों के लिए 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाकर रेखा को मुंबई ले जाने की इजाज़त पा ली। रेखा की मां तब बीमार थी, इसलिए उनकी एक अन्य रिलेटिव बम्बई उनके साथ आई और इस तरह रेखा का हिंदी फिल्मों का सफ़र शुरू हुआ। 12-13 साल की उम्र में इस तरह की फिल्मों की दुनिया में काम मिलना किसी भी आम लड़के या लड़की का सपना होना कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है, लेकिन रेखा के लिए ये किसी टॉर्चर से कम नहीं था। रेखा एक्टिंग सिर्फ पैसों के लिए करती थी, वरन शूटिंग के उस माहौल में उनका दम घुटता था। और 1968-69 में जब वे मुंबई आई तब तो हालत और भी ख़राब हो गई, क्योंकि एक तो साउथ इंडिया की होते हुए भी खुद को नॉर्थ इंडियन माहौल में डालना वैसे ही काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है, और ऊपर से फिल्मी दुनिया के लोग रेखा की डार्कनेस, साउथ इंडियन लैंग्वेज यानी कुल मिलाकर उनके पहनावे और रहन सहन का मजाक बनाते। मर्द लोग हमेशा उनका फ़ायदा उठाने की ताक में रहते, जिसके चलते 1972-73 तक रेखा का एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब उन्होंने आंसू ना बहाए हो। और जिस अनजाना सफ़र फिल्म के लिए साइन कर उन्हें लाया गया, उसके एक लिप टू लिप की सीन के लिए रेखा के नेचुरल एक्सप्रेशन निकलवाने के हेतु उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक एक्टर विश्वजीत के साथ उनका वो किस सीन फिल्माया गया। और इस वाक़े के बाद रेखा को काफ़ी धक्का लगा और वे कई दिनों तक उस वाक़े को याद करके रोती रही। इस वाक़े की वजह से इंडस्ट्री में उस समय काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, जिसके चलते वो फिल्म भी सेंसर में अटक गई और इस वाक़े की खबरें विदेशों तक पहुंचने लगी। लिहाजा फिर अमेरिकी पत्रकार जेम्स शेपर्ड जब 1970 में इंडिया आए रेखा का इंटरव्यू लेने, तब रेखा ने इस वाक़े की खुलकर शिकायत की और इस वाक़े के चलते रेखा उस समय कई फिल्मकारों की नज़रों में आई। एक के बाद एक उन्हें कई फिल्में मिलती गई और लगभग 10 सालों तक सेंसर बोर्ड में अटके रहने के बाद साल 1979 में अनजाना सफ़र नामक वो फिल्म रिलीज़ हो पाई थी। उसका टाइटल बदलकर 2 शिकारी रखा गया, फिर भी वह टिकट खिड़की पर असफल रही।
रेखा की बतौर लीड एक्ट्रेस पहली बॉलीवुड फिल्म रही सावन भादो, जो कि साल 1970 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रेखा के अपोजिट मेल लीड में नवीन निश्चल थे और सावन भादो टिकट खिड़की पर भी सफल रही थी। और इस फिल्म की रिलीज के साथ ही ये खबरें भी आई कि सावन भादो के समय रेखा नवीन निश्चल को दिल दे बैठी थी, लेकिन नवीन निश्चल की रेखा को लेकर ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं थी, इसलिए ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। साथ ही इसी फिल्म की शूटिंग के समय रेखा के साथ ऐसी ज्यादती की गई जो कि किसी फीमेल के लिए कदापि सहनीय नहीं हो सकती। खबरों के अनुसार सावन भादो की शूटिंग के दौरान रेखा के बेहद ही घने और लंबे बाल होने के बावजूद पता नहीं क्यों डायरेक्टर रेखा को एक विग पहनाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि उनके बाल घने थे तो वो विग पहनाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। लिहाजा रेखा के लाख मना करने के बावजूद भी उनके सर के लगभग सभी बाल काटकर लगभग उन्हें गंजा कर दिया गया था और तब भी रेखा खूब रोई थी, उन्हें खूब पछतावा हुआ। लेकिन तब से लेकर 1970 के दशक के कुछ शुरुआती सालों तक रोना उनके लिए आम हो चुका था। लेकिन विश्वजीत वाली उस कंट्रोवर्सी और सावन भादो की सफलता के कारण रेखा को फिल्में काफ़ी ज़्यादा ऑफर होने लगी थी। लिहाजा साल 1971 में 3, 72 में 8, 73 में 9, 74 में 8 और साल 1975 में रेखा कुल 6 फिल्मों में नजर आई। लेकिन इन 30 से 35 फिल्मों में काम करने के बाद भी एक्टिंग जैसे रेखा के लिए मजबूरी ही रही। हालांकि इसी बीच आई ऐलान फिल्म के जरिए रेखा पहली बार विनोद मेहरा से मिली और खबरें इस प्रकार हैं कि रेखा और विनोद मेहरा इतने करीब आए कि इन्होंने गुपचुप शादी रचा ली। लेकिन विनोद मेहरा की मां इस शादी के खिलाफ हो गई, जिसके चलते ये रिश्ता वहीं ख़त्म हो गया। लेकिन इस वाक़ये के दशकों बाद रेखा इन खबरों को झुटलाते हुए विनोद मेहरा को अपना वेल विशर बताती हुई नजर आई। खैर, विनोद मेहरा से अलग होने के बाद रेखा का एक्टर किरण कुमार के साथ भी नाम जुड़ा। 1975 के बाद रेखा एक्टिंग को लेकर थोड़ी सीरियस होना शुरू हो गई, जिसके चलते उन्होंने अपने ड्रेसिंग सेंस और बॉडी लैंग्वेज पर काम किया। फिल्में और ज़्यादा जागरूक होकर चुनने लगी, हिंदी पर अपनी पकड़ और मजबूत की और एक्टिंग स्टाइल भी उनका चेंज हुआ। और फिर 1976 में आई फिल्म दो अनजाने में वो पहली बार अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आई। और दो अनजाने के बाद तो रेखा और अमिताभ ने लगभग दर्जन भर फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें से ज़्यादातर सुपरहिट रही। फिल्मों के सुपरहिट होने के साथ साथ अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी भी उस समय की मैगजीन्स में सुपरहिट होने लगी थी। 70 के दशक के उन अंतिम सालों में फिल्मों से जुड़े हर न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर रेखा और अमिताभ की प्रेम कहानी के किस्से ही मुख्य रूप से छपने लगे और इन किस्सों के चलते अमिताभ बच्चन के घर में क्लेश प्रारंभ हो गया। और फिर इस ग्रे क्लेश को ख़त्म करने के लिए 1981 में रिलीज हुई फिल्म सिलसिला के बाद रेखा और अमिताभ ने किसी फिल्म के लिए स्क्रीन शेयर नहीं की। लेकिन आज भी अगर ये दोनों किसी फंक्शन में एक साथ नज़र आते हैं तो मीडिया की नज़रें इन्हीं पर रहती हैं। जबकि रेखा से एक इंटरव्यू में जब ये पूछा गया कि क्या वे अमिताभ बच्चन से प्यार करती हैं, तो रेखा का जवाब था कि कौन है जो अमिताभ बच्चन से प्यार नहीं करता। चाहे कमर्शियल रूप से सक्सेस रही कई फिल्मों में रेखा नजर आ चुकी थी, लेकिन जिस फिल्म ने रेखा को बतौर एक्ट्रेस स्थापित किया वो थी 1978 की फिल्म घर, जिसमें रेखा ने एक रेप विक्टिम का किरदार मजबूती से निभाकर इंडस्ट्री में खुद को मजबूती से स्थापित कर दिया। घर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, फिल्म को क्रिटिक्स द्वारा सराहा गया और वो भी खासकर रेखा की एक्टिंग को, और फिल्म का संगीत भी सदाबहार हिट रहा। साथ ही उसी साल रिलीज हुई साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में निभाए गए रेखा के जोहराबाई नामक किरदार को भी काफ़ी सराहना मिली। फ्रेंड्स, आर्ट और कमर्शियल सिनेमा का भेद मिटाने वाले फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी भी 70 के दशक के अंत तक रेखा की एक्टिंग स्किल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फिल्म खूबसूरत का मुख्य किरदार रेखा को ही ध्यान में रखकर गढ़ा। और 1980 में रिलीज हुई इस फिल्म में रेखा ने सबको कायदे कानून तोड़ते हुए खुलकर जीना सिखाया और पहली बार फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। तथा इस फिल्म और घर जैसी फिल्मों ने रेखा के लिए महिला प्रधान फिल्मों का रास्ता खोला। लिहाजा पूरे 80s में रेखा महिला प्रधान फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों पर और बॉक्स ऑफिस पर छाई रही। साथ ही 80s में रेखा ने कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया, जिनमें उत्सव,
कलयुग, इजाज़त, विजेता और उमराव जान जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन जब रेखा से ये पूछा गया कि कमर्शियल सिनेमा में इतनी सफलता अर्जित करने के बावजूद उन्होंने आर्ट फिल्में क्यों की, तो रेखा का जवाब था कि वो आर्ट और कमर्शियल फिल्मों में कोई फ़र्क नहीं समझती, क्योंकि लोग आर्ट फिल्में उन्हें कहते हैं जो कि रियलिटी के ज़्यादा करीब हो, यानी जिनमें कोई इलॉजिकल एक्शन और गाने ना हो। और इस लिहाज से देखा जाए तो रेखा ने 80s में जितनी फिल्में भी की वो सभी आर्ट फिल्में ही थी। 1981 की फिल्म उमराव जान, जिसने रेखा को बेस्ट एक्ट्रेस का दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया और पहली बार नेशनल अवार्ड का नामांकन, उस फिल्म के लिए रेखा ने उर्दू सीखी, यानी साउथ इंडिया की होने के कारण और खासकर नॉर्थ इंडियन भाषाएं ना समझने के कारण शुरुआत में जिस रेखा का इतना मजाक बनाया गया, आज उनकी हिंदी सुनकर कोई ये नहीं कह सकता कि हिंदी रेखा की मातृभाषा नहीं है। खैर 80s में रेखा जहां प्रोफेशनल लाइफ में सफलता के शिखर पर थी, वहीं इसी दशक में उनकी पर्सनल लाइफ में सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन से अलग होने के बाद रेखा को इमोशनल सपोर्ट चाहिए था और किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात राज बब्बर से हो गई और राज बब्बर भी उस समय उनकी दूसरी पत्नी स्मिता पाटिल की डेथ के बाद इमोशनल सपोर्ट की तलाश में थे। लिहाजा कुछ समय तक राज और रेखा एक दूसरे के इमोशनल सपोर्ट बने, लेकिन जल्द ही राज उनकी पहली पत्नी के पास लौट गए और रेखा से उनका अलगाव हो गया। और फिर फाइनली साल 1990 में रेखा ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। मुकेश अग्रवाल एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन थे जो कि रेखा के बहुत बड़े फैन थे। मुकेश और रेखा की मुलाकात बीना रामानी नामक एक फैशन डिज़ाइनर ने करवाई थी जो कि इनकी कॉमन फ्रेंड थी। लेकिन यहाँ भी विडंबना देखिए कि शादी के कुछ ही महीनों बाद जब रेखा लंदन में थी, तब रेखा के क्रेजी फैन हस्बैंड ने रेखा के ही दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और तब भी कई लोगों ने इस सुसाइड की वजह रेखा को बताते हुए उन्हें डायन तक कह दिया था। और एक इत्तेफाक यह भी है कि मुकेश अग्रवाल ने जिस समय सुसाइड कर ली थी, उसी समय एक प्रचलित मैगजीन में ये खबर छपी थी कि 1973 में रेखा और विनोद मेहरा ने शादी की है, ऐसा विनोद मेहरा ने कहा है। हालांकि मुकेश अग्रवाल ने अपनी सुसाइड नोट में किसी को दोषी नहीं ठहराया था। मुकेश अग्रवाल की सुसाइड का असर रेखा के करियर पर भी पड़ा और मेरा पति सिर्फ मेरा है और अमीरी गरीबी जैसी फिल्में कब आई कब गई किसी को पता नहीं चला। लेकिन जल्द ही रिलीज हुई फिल्म फूल बने अंगारे के साथ रेखा ने फिर से ज़बरदस्त वापसी की और इसके बाद आई इंसाफ की देवी, अब इंसाफ होगा और उड़ान जैसी फिल्मों के जरिए उस वक्त अपना दमखम दिखाया जब इनके साथ वाली सभी अदाकाराएं सपोर्टिंग रोल्स करने लगी थी। 90s में रेखा ने कुछ फिल्में ऐसी भी की जिनकी बदौलत इन्हें नकारात्मक आलोचनाएं झेलनी पड़ी, जैसे कि उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में रेखा ने पहली बार नकारात्मक भूमिका निभाई। खिलाड़ियों का खिलाड़ी बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही और इसे पॉजिटिव रिव्यूज़ ही मिले, लेकिन इस फिल्म में रेखा और अक्षय कुमार पर फिल्माए गए इंटीमेट सीन्स की वजह से रेखा का नाम अक्षय कुमार के साथ भी जोड़ा गया। साथ ही उसी साल रिलीज हुई फिल्म कामसूत्र में रेखा ने कामसूत्र की टीचर का काफ़ी बोल्ड किरदार निभाया था और 1997 में रिलीज हुई फिल्म आस्था में भी रेखा का किरदार कुछ ऐसा ही था, जिसे देखने के बाद कई क्रिटिक्स ने कहा था कि रेखा अगर ऐसे ही किरदार करती रही तो बहुत जल्द इनका करियर खत्म हो जाएगा। जिस पर रेखा का कहना था कि वो एक आर्टिस्ट हैं, इसलिए जैसा कैरेक्टर उन्हें मिलेगा उसे रियलिस्टिक दिखाने में वे अपना 100% देना चाहेंगी, चाहे वो नेगेटिव कैरेक्टर हो, पॉजिटिव हो या बोल्ड। 90 के दशक में रेखा महज 18 फिल्मों में नजर आई और फिर साल 2000 से लेकर अब तक तो रेखा ने महज 19 फिल्में ही की। कैमरा एक्शन। मानो तो हम कुमकुम जैसे, ना मानो तो राख से। अब तक थे हम शून्य जैसे, अब बनेंगे लाख के। खुद की मातृभाषा साउथ इंडियन होने के बावजूद रेखा ने कुछ उन साउथ इंडियन अदाकारों के डायलॉग के लिए अपनी हिंदी आवाज़ दी जिन्हें हिंदी ठीक से नहीं आती थी। जी हाँ दोस्तों, 1986 की फिल्म आखिरी रास्ता के लिए श्रीदेवी के डायलॉग्स रेखा ने डब किए थे और 1999 की फिल्म सूर्यवंशम के लिए भी एक्ट्रेस जया सुधा तथा सौंदर्या दोनों के डायलॉग्स भी रेखा की आवाज़ में ही डब किए गए थे। और इनके अलावा साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म वारिस के स्मिता पाटिल के डायलॉग्स भी रेखा की आवाज़ में ही डब किए गए थे, क्योंकि डबिंग से पहले ही स्मिता पाटिल की मृत्यु हो गई थी।
एक्टिंग और डबिंग के अलावा रेखा को पेंटिंग और सिंगिंग का भी काफ़ी शौक है और 1980 की फिल्म खूबसूरत, 1983 की अगर तुम ना होते और 1983 की ही एक नया रिश्ता जैसी फिल्मों के लिए तो रेखा गाने भी गा चुकी हैं। और रेखा कितना अच्छा गाती हैं ये जानने के लिए आप कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का वो एपिसोड देख सकते हैं जिसमें रेखा बतौर गेस्ट नज़र आई थी। फ्रेंड्स, रेखा की एक सेक्रेटरी है फरजाना जाफरी, जो कि फिल्म संसार में डायरेक्टर बनने का सपना लेकर आई थी और उन्होंने शेखर कपूर, लेख टंडन और चेतन आनंद जैसे फिल्म डायरेक्टर्स को असिस्ट भी किया था, लेकिन वो डायरेक्टर तो नहीं बन पाई और बन गई रेखा की सेक्रेटरी। फरजाना जाफरी का पहनावा मर्दों जैसा है और वे रेखा के साथ हमेशा साये की तरह रहती हैं, जिसके चलते आज कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि रेखा और फरजाना के बीच समलैंगिक संबंध हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो रेखा ही अच्छे से बता सकती हैं। पेंटिंग और सिंगिंग के अलावा रेखा को सजने संवरने का काफ़ी शौक है और खासकर सुनहरे कलर की कांजीवरम साड़ियाँ रेखा को काफ़ी भाती हैं और साड़ी के साथ ही वे सिंदूर लगाए हुए भी कई बार नज़र आ चुकी हैं, जिसे देखकर लोग अक्सर ये कयास लगाते हैं कि रेखा ने या तो अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगा रखा है या फिर संजय दत्त के नाम का, क्योंकि 80s में रेखा और संजय दत्त की शादी होने की अफवाहें भी चली थी। लेकिन इस बारे में जब रेखा से पूछा गया तब उनका जवाब था कि वो सिंदूर सिर्फ इस वजह से लगाती हैं कि ये श्रृंगार का एक हिस्सा है। खैर, आपके इस बारे में क्या विचार हैं कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें ताकि हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।